हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इस टॉपिक में हम डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट केस होगा व्हेन द गैप बिटवीन द प्लेट्स फिल्ड विद एयर। जब मान लीजिए कि ये जो आपके दोनों प्लेट्स हैं इसके बीच में केवल एयर हो, तब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। अगर इसके अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम फील करें तब इसका कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जब इसके अंदर कोई कंडक्टिंग मटेरियल को अगर हम क्या कर दे फील कर दे तब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। डिफरेंट केसेस में हम जानने वाले हैं और इस पे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताएंगे, कब किस केस में क्या फॉर्मूला होगा और कैसे हम इस पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, आप पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसका फर्स्ट केस व्हेन द गैप बिटवीन द प्लेट्स फिल्ड विद एयर। जब ये जो गैप है इस कैपेसिटर का उसमें कुछ नहीं हो, केवल एयर हो, तब जाके इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। बट जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में केवल और केवल एयर हो, कुछ नहीं रखा गया हो, तब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, हम इसको निकालने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप फर्स्ट चैप्टर में एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ रहे थे, तो उसमें सेकेंड एप्लीकेशन जो पढ़ाया गया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज सीट की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड था, और दो अपोजिटली चार्ज सीट को रखा गया था तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, आपको बताया गया था। तो ये इनफाइनाइट अगर लॉन्ग सीट चार्ज सीट हो, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज सीट हो, और दोनों देखिए अपोजिट, दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या है, अपोजिट है। तो इसके बीच वाले जगह पे जहां पे एयर है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो आप जानते हैं वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी। आप देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर इस पॉइंट पर देखा तो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसी के डायरेक्शन में होता है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ ही होगा। तो इस पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। आप जानते हैं लॉन्ग चार्ज सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दोनों की वजह से, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसके वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ा जाएगा तो टोटल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके साथ ही आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रिलेशन बताया गया था। तो क्या बताया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में जो रिलेशन था आपको ये बताया गया था कि जो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है माइनस dV अपॉन dr, वो किसके बराबर होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। और इसको, ये तो माइक्रोस्कोपिकली है, मतलब ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में है। अगर इसका केवल इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिया जाए, सबका केवल मैग्नीट्यूड लिया जाए और मैक्रोस्कोपिकली देखा जाए और केवल मैग्नीट्यूड लिया जाए इस तरह से, तो ये सब पॉजिटिव में हो जाएगा। और मैक्रोस्कोपिक थोड़ा बड़े स्तर पर देखा जाए तो V अपान ये R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ये फॉर्मूला होगा। क्योंकि आप देखिए बच्चों, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आया, E, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। और यहाँ पे ये डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच दिया गया है वो D दिया गया है। तो अगर उसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया जाए, अगर उसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया जाए तो ये V अपान क्या हो जाएगा, D इक्वल्स टू E हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल को लिखना चाहें, मतलब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू D हो जाएगा। ये D उधर जाएगा तो इसके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो V है वो किसके बराबर है, V इक्वल्स टू आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटू D। और आप जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई ए। तो अगर सिग्मा को Q बाई ए लिखें तो आप क्या यहां पर लिख सकते हैं, इस Q बाई ए इसको लिख लीजिए सिग्मा को, तो Q बाई ए लिखेंगे सिग्मा को इंटू D बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि इस पोटेंशियल को आप क्या लिख सकते हैं, आप इस तरह से QD
क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए लिख सकते हैं। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इससे ये इक्वेशन नंबर सेकंड आया। और आप जानते हैं बच्चों कि अभी कैपेसिटेंस बताया गया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। अब देखिए भी आप क्यों भी निकाले, सबसे पहले हम ई क्यों निकाले, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस निकालना है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस के लिए हमें चाहिए क्या बच्चों, कि जितना चार्ज स्टोर हुआ है वो चार्ज और बटे में जो पोटेंशियल दिया गया है। तो इस तरह से डायरेक्टली पोटेंशियल हमें निकाल सकते हैं। सबसे पहले वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हम क्या कर लिए, काउंट कर लिए। इस वाले फॉर्मूले से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट किया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो वेरी इजीली हमको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। और जब पोटेंशियल हमें मिला तो पोटेंशियल को हम किसके रूप में लाना चाहेंगे, चार्ज के फॉर्म में हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो यहां हमें पोटेंशियल चार्ज के फॉर्म में फाइंड आउट हो गया। तो अब आप देख रहे हैं केवल और केवल इस भी की वैल्यू यहां पे हम क्या कर दें, पुट कर दें, तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। देन क्या मिल जाएगा हमें, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मिल जाएगा। देन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई भी, तो क्यू रहने दीजिए ऊपर, और भी की वैल्यू कितनी है, क्यू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखिए इस चार्ज से ये चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप यहां पे देखिए कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना मिला, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का देख लें निखिल, तो ये आपका किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। अभी मैं बता रहा हूं कि ये जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है ये तो कांस्टेंट है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो CE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट। ये जो प्लेट की जो एरिया है इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप इसका एरिया रखेंगे, जितना ज्यादा एरिया बढ़ाएंगे, उतना ही उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, ये डी पे, ये गैपिंग पे डिपेंड कर रहा है। अगर ज्यादा गैपिंग करेंगे तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और बहुत पास पास प्लेट्स को रखेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों, वो अभी तक, अब इसके आगे और चीजों पर डिपेंड करेगा, मैं बताऊंगा। अभी तक इसके अंदर केवल एयर रखा गया है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके एरिया पर, और दूसरा किस पे, दोनों के बीच के डिस्टेंस के। और नेचर ऑफ मटेरियल पर तो डिपेंड कर ही रहा है। अगर मान लीजिए कि ये एल्युमिनियम का होगा तो उसके लिए कैपेसिटेंस कुछ और होगा, कॉपर का ले लें तो कुछ और होगा, सिल्वर का ले लें तो कुछ और होगा। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो तीन चीजें, अभी तो ये एरिया पर और दोनों प्लेट्स के डिस्टेंस पर और नेचर ऑफ मटेरियल पे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब अभी आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर देंगे, यहाँ पे जो एयर फिल है इसके अंदर, अब ये एयर ना फिल होकर इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देंगे तो इसका कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो नेक्स्ट है कि अगर इसके अंदर हम कुछ फिल करते हैं, या तो आप कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर दीजिए या कंडक्टर को फिल कर दीजिए, तो उस पे भी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर अगर कोई T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर हम फिल कर दें तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है और उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने बहुत इजी वे में इसको फाइंड आउट कर लिया है, इसको पॉज करके आप लिख लें, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये जो सेकेंड केस है ये कह रहा है कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ थिकनेस T इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। अगर ये सपोज कीजिए वहां तो पूरा आपको प्लेट दिखाई दे रहा था, आप 2 डायमेंशन समझ लीजिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट है, और इसके अंदर ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका थिकनेस कितना दिया गया है, T दिया गया है। वो इन प्लेट्स के बीच में क्या किया गया है, प्लेट्स किया गया है। अब इन दोनों प्लेट्स की वजह से, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है,
ई नॉट है। और इस ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इस पर भी चार्जेज इंड्यूस्ड हो गए। जिधर पॉजिटिव चार्ज है उस एंड पे नेगेटिव चार्ज, और जिधर नेगेटिव चार्ज है उस एंड पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ प्रोड्यूस होगा, इधर की तरफ, इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आप देखेंगे कि इसके अंदर किसी पॉइंट पर अगर हम रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई आई के। ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और आपको बताया गया था इसके पहले कि जो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका के होता है वो किसके बराबर होता है, ई नॉट बटे में ई के होता है। याद रखिएगा कि ये आप पहले से ही जानते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, पूरे प्लेलिस्ट का मैं दिया हूं, आप वहां पे जाके देखिएगा। तो लेक्चर नंबर शायद वो 7 होगा, ठीक है, 7 या 8। तो आप उसमें ये बताया गया के इक्वल्स टू ई नॉट बाई ई, वहां पे आपको बताया गया है। तो आप सबसे पहले ये ई क्या है, ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप कंफ्यूज होकर ये सोच लेते हैं कि ये ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये ई नॉट में से ई आई को घटाने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा के इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई है। इस बात को आप ध्यान से देखें, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, अगर देखा जाए तो ई है, और ये ई किधर की तरफ है, इस ई नॉट में। ई नॉट अगर मान लीजिए कि 5 न्यूटन पर कूलम है तो ये ई आई कितना है, 2 न्यूटन पर कूलम है। तो अगर 5 में से 2 घटेगा तो जो 3 बचेगा वो उसी के डायरेक्शन में मिलेगा ना। रिजल्टेंट तो आपको किसके डायरेक्शन में मिलेगा, जो एक्सटर्नल है उधर की तरफ ही ये इंटरनल भी है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, बस मैग्नीट्यूड में फर्क है। ये एक्सटर्नल मान लीजिए ज्यादा है तो ये इंटरनल जो आपका इंड्यूस्ड मतलब कि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचा आपका, रिड्यूस मतलब घटाने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो पहले वाले से कम ही होगा, हमेशा कम होगा। इसलिए इस के की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, क्योंकि ऊपर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा, तो हमेशा इसकी वैल्यू किससे, ई नॉट से कम ही रहेगी। तो आप यहां से ये देख सकते हैं के इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई होगा। अब बच्चों सबसे पहले कि इन गैप्स में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखी जाए इन गैप्स में, तो जो ई नॉट की वैल्यू अभी इसके पहले निकाला गया था कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उन गैप में वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट लिख लीजिए। ऑलरेडी अभी पहले वाले केस पे इसको निकाला गया, ई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे मैं पूछूं कि ये अभी आपको पोटेंशियल जो बताया गया कि ये V अपॉन आर इक्वल टू क्या होता है, E होता है, तो आप बताइए कि यहाँ V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू आर। अगर कहीं मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E है और आप इसमें R डिस्टेंस चलते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा, V इक्वल्स टू E इंटू आर का होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँ, यहाँ पे इन फॉर्मूले का बहुत यूज है, इसको देखिएगा, V इक्वल्स टू E इंटू आर, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि ये इसका थिकनेस कितना है, T है, और ये टोटल थिकनेस यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, तो ये बचा हुआ जो गैपिंग है वो कितने का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये T है और ये कंप्लीट D है, तो ये बचा हुआ जो ये गैपिंग है वो कितने का हो जाएगा, D माइनस टी का। कितने का हो जाएगा, D माइनस टी का। और ये जो गैपिंग है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E नॉट है, ठीक है ना। तो ये जो गैपिंग और D माइनस टी का है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट है। तो अगर इन गैपिंग में अगर हम पोटेंशियल देखें तो कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू E नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो E नॉट और कितना डिस्टेंस है, D माइनस टी। तो हम सबसे पहले अभी इसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस हम नहीं लिख रहे हैं, केवल इन गैपिंग का लिखें। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिखना चाहें, E नॉट तो हम लिख चुके हैं, एंड ये अगर आप पोटेंशियल लिखना चाहें तो सबसे पहले इस D माइनस टी जो स्पेस है, खाली स्पेस है, उसमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर इसको लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, E नॉट इंटू D माइनस टी प्लस। अब इस T थिकनेस में कितना होगा, T थिकनेस, इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यही रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये कितना है, ये आपका रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसके अंदर अगर यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल इसका लिखना चाहूँ तो इसके मान लीजिए कि ये V डैश पोटेंशियल था, V डबल डैश, अगर इसके अंदर का पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E, और डिस्टेंस इसका कितना है, T है, तो E इंटू
टी हो जाएगा, मतलब V डबल डैश कितना हो जाएगा, ET हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को साफ लेकर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहूं इस दोनों प्लेट्स के बीच का, तो ये जो गैपिंग का है उसको तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। अब बचा कितना, E इंटू टी बचा कि नहीं। आप यहां से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम भी निकाल क्यों रहे हैं बच्चों, कि अभी आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालेंगे तो Q बाई भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए भी निकाल रहा हूं कि आपको इस Q4 से भी से को भी से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपका कैपेसिटेंस आसानी से निकल आए। तो अब हम कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का तरीका क्या है, इस भी को आप देख ही रहे हैं, भी को कैसे लिखा गया आप समझ रहे हैं। भी इक्वल कितना हो जाएगा, अब ई नॉट यहां से हम क्या चाहते हैं, कॉमन कर लेना। कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, डी माइनस टी। यहां तो इसमें से दोनों में ये ई नॉट कॉमन है तो बाहर हो गया, प्लस यहां ई नॉट नहीं है तो यहां ई नॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां ई नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए। ई नॉट तो एक बाहर कॉमन हो गया, अब बचा हुआ नीचे वाला ये है तो यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, ई बाई ई नॉट इंटू क्या हो जाएगा, टी। अब देखिए ये तो बाहर चला आया, ये बचा तो इसके नीचे और इंटू में टी हो जाएगा। आपको बात ये समझ में आ रही होगी कि ये कैसे लिखा गया है, ठीक है। अब जनरली ये तो आपको समझाने के लिए लिखा गया, आप समझ गए होंगे तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब आप ई नॉट की वैल्यू यहां पे दी गई है तो इसी पोटेंशियल को आप क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू आप देखिए यहां से ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए ई नॉट की वैल्यू कितना लिखा गया है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये डी माइनस टी और प्लस, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, के क्या है यहाँ पे, के इक्वल्स टू ई अपान ई नॉट। तो अगर यहीं से अगर आपको मैं कहूं तो इसका उल्टा कर दिया जाए, मतलब कि यहाँ पे 1 बाई के लिखूं तो ये ई बाई ई नॉट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको उलट दिया जाए, इसको ऊपर और इसको नीचे किया जाए, मतलब ई को ऊपर ई नॉट को नीचे, ई को ऊपर ई नॉट को नीचे अगर हम करें। चार्ज को थोड़ा मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, किस पे जो क्यू चार्ज है वो यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं कि ई अपान ई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई के। तो आप क्यों हमने ऐसा किया, ई नॉट अपान ई यहाँ पे नहीं हमको क्या मिला है, ई अपान ई नॉट। तो ई अपान ई नॉट के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 1 बाई के, तो ऊपर टी हो जाएगा और बटे में के हो जाएगा। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और आप देखिए इस प्लेट का, मान लीजिए कि इस प्लेट पर क्यू चार्ज है और इसका सरफेस एरिया कितना है, ए है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, Q बाई ए। तो इस सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप यहां से लिखना चाहिए तो बताया गया है, सब ये समझाया गया, इसको आप चाहें तो बस अपने मन में भी रख सकते हैं या आप चाहें तो इस कॉर्नर में लिख भी सकते हैं। आप बताइए सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई ए। तो इस सिग्मा के स्थान पर Q बाई ए आप रख लीजिए, तो V इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट है, ए रख लीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D माइनस टी प्लस टी बाई के प्लस टी बाई के। अब देखिए आपका कैपेसिटेंस वेरी इजीली यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो देन C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई भी होता है, तो Q को Q रहने दीजिए, अपान V की वैल्यू पुट कर दीजिए। इस V की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए, और इसके साथ क्या है, D माइनस टी प्लस टी बाई के, प्लस टी बाई कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, प्लस टी बाई के हमने क्या किया, यहां लिख दिया। अब देखिए यहां इस Q से ये Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 बचेगा, यहां पर भी 1 बचेगा। तो ये इसके डिवीजन में है, बटे में है, तो ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो यहां से अगर आप कैपेसिटेंस लिखना चाहें, तो यहां से अगर आप कैपेसिटेंस लिखना चाहें, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, शायद आपको दिखाई देगा। ये ऊपर की चीजें हैं, इसको मान लीजिए कि इसको समझाने के लिए बस लिखा गया था, आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके बाद वाले लाइन इसको लिखना है, ध्यान रखिएगा, इसके बाद इस वाले लाइन को लिखना है, तो समझाने के लिए लिखा गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा, D माइनस टी प्लस टी बाई के बचेगा, ठीक है। ये कैपेसिटेंस हो जाता है जब कोई टी थिकनेस का डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इन दोनों प्लेट्स के बीच में रख दिया जाए, तब आप इसको पॉज करके नोट कर लें।
बच्चों अब ये जो गैप है इन प्लेट्स के बीच में, इसको कंप्लीटली फिल कर दिया जाए इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। ये जो स्पेसिंग है इसको रहने ना दिया जाए, इसको कंप्लीट फिल कर दिया जाए। तो जो थर्ड केस बनता है, व्हेन गैप बिटवीन द प्लेट्स इज कंप्लीटली फिल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर इसको इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से क्या कर दिया जाए, कंप्लीटली फिल्ड कर दिया जाए, पूरा इसको इस तरह से इसको फिल्ड कर दिया जाए। तो आप अभी इसमें देखिए ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ रहा है, तो जो अभी उसमें बताया गया, तो कोई जो मटेरियल लिया जा रहा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, ठीक है। और यहां पे जो आपका इसका जो थिकनेस है, मतलब डी बराबर, ये टी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर टी हो जाएगा। मतलब कि जहां जहां आपका डी है वहां वहां, मतलब जहां जहां टी है वहां वहां हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला में कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा इससे, तो आप टी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, इस प्लेट को पूरा फिल कर दिया जाएगा, तो डी बराबर टी या टी बराबर डी। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, जो ये थिकनेस हो जाएगा किसका, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, वो किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा, जितना दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। तो अब इसको मान लीजिए कि इसको कोई इक्वेशन जो इसके पहले वाला बना है, इसको एक इक्वेशन दे दीजिएगा। 3 बनाए होंगे तो इसको फोर्थ मान लीजिएगा, 3 इक्वेशन हुआ होगा तो, या 2 होगा तो इसको थर्ड मान लीजिएगा। तो सपोज कीजिए कि फोर्थ इक्वेशन है, तो लिखेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, देन फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। अब इस फोर्थ इक्वेशन से क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस, थोड़ा देखिए तो, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या हो जाएगा, D माइनस टी के स्थान पे क्या लिखेंगे, जो ये टी के स्थान पे क्या होगा, D ही होगा, D, और प्लस में इस टी के स्थान पे D अपॉन क्या हो जाएगा, के। इस D से ये D क्या होगा, कैंसिल, ये प्लस में, ये माइनस में। अब ये कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा जब कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो ये आप देखिए डी बाई के आपके डिनोमिनेटर में है, ये के ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर गया इनटू ए अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हो जाता है वो कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। अब देखिए बच्चों, अगर ये फिल नहीं था, अगर कोई भी इस पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा गया था, तो कैपेसिटेंस क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई, जब एयर था तब क्या था, डी था, इतना आया था। अब क्या आया, अगर मान लीजिए कि इसको देखा जाए ठीक से, तो के को अगर मतलब थोड़ा सा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे के रखा जाए, तो आप देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो एयर वाला है। अगर इसमें के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, के टाइम्स बढ़ गया। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई मटेरियल रखा जाएगा, तो यहाँ इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो 2 गुना हो जाएगा। यहाँ 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई मटेरियल रखा जाए, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। तो आपने देखा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देने मात्र से कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो कैपेसिटेंस इसका बढ़ जाता है बच्चों, और एक इसका सपोर्ट, मतलब कंप्लीटली फिट कर देंगे। तो मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, आप सब समझ सकते हैं, रेडियल मटेरियल, प्लास्टिक इसके अंदर भर सकते हैं, ग्लास भर सकते हैं, वैक्स भर सकते हैं, ये सारे मटेरियल आपको बताया गया था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये सारे मटेरियल भरकर इन दोनों प्लेट्स को सपोर्ट भी दे सकते हैं, और इसके कैपेसिटेंस को भी आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देने से आप देखिए, अब यहां से एक और चीज पे, ये अभी तक तो ये किस पे डिपेंड कर रहा था, एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड कर रहा था, प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। अभी तक तो ये एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, इस फार्मूले से अगर यहाँ पे देखेंगे जो फार्मूला आया, तो इससे एक नई चीज आ रही है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर भी डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो यहां से कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, जो मटेरियल के अंदर भरा जा रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। इन दोनों पर तो डिपेंड कर ही रहा है, इसके साथ साथ इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो अगर कोई आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मटेरियल से, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से कंप्लीटली फिल्ड कर दिया जाए, तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी हो जाता है। जनरली इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में के आगे इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो आप
इसमें बुक में ऐसे लिखा गया है, तो आप ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं। ये तो समझाने के लिए बताया था कि इतना ये केवल एयर रहे तब इसका कैपेसिटेंस होता है। ठीक है बच्चों, अब हम फोर्थ केस देखेंगे। व्हेन द गैप बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ थिकनेस टी। ये कंडक्टर है बच्चों, ये अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, ये क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर जिसका थिकनेस कितना है, टी है, उससे इसको क्या कर दिया जाए, फिल कर दिया जाए, तब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो के बराबर क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में इसके इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जो आपका यहाँ पे जो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो होता है। तो आप देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट ही यहाँ पे होगा, लेकिन आप जानते हैं किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर भी यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो बिल्कुल इसी के बराबर होगा और विपरीत डायरेक्शन में है। तो जितना ये बाहर की तरफ उतना ही इधर की तरफ, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ई रिड्यूस्ड हुआ, ई रिड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन ई रिड्यूस की वैल्यू जीरो। तो किसी कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो जब कंडक्टर के केस में के जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस केस में इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा, अगर इस फॉर्मूले का यूज किया जाए फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या कह सकते हैं आप, इस फॉर्मूले में अगर ये आप कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी तो रहेगा क्योंकि टी थिकनेस है यहाँ पे, डी माइनस टी और प्लस टी बाई के लिखेंगे। के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। अब किसी भी संख्या में इनफाइनाइट से भाग देते हैं तो क्या हो जाए, डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो इतनी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो अगर इसके अंदर कोई टी थिकनेस का अगर हम कोई कंडक्टर रख दें तो इसका जो कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी हो जाएगा। तो चौथा ये केस था, आप इसको लिख सकते हैं। अगर इसको इस कंडक्टर से कंप्लीटली फील्ड होगा तो बच्चों इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, आप सोच रहे हो कंप्लीटली फील्ड होगा तो डी बराबर टी, टी से कट जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। रियली में इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन तब ये काम लायक नहीं होगा। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है और इसको कंडक्टर से जोड़ देंगे तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये चार्ज इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर से फ्लो करने लगेगा, नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ फ्लो करने लगेगा और सारे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। वो चार्ज को खत्म कर देगा, स्टोर कहां से करेगा, जो भी चार्ज प्रोड्यूस होंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मतलब कि यहां पे क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा। तो आप इसको कंप्लीटली कंडक्टर से नहीं फिल कर सकते हैं, किससे फिल कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं, वो इंसुलेटर होता है, उसमें चार्जेस केवल प्रोड्यूस हो सकते हैं, फ्लो नहीं कर सकता है। तो इसको कंप्लीटली फिल्ड नहीं कराया जा सकता है, इसमें गैपिंग छोड़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर टी थिकनेस का अगर कोई कंडक्टर इसके अंदर रखा जाए तो उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। तो ये 4 डिफरेंट केसेस आपने देखा, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए कि अगर इसके अंदर टी थिकनेस का कोई कंडक्टर फील्ड किया जाए तो उसका कितना कैपेसिटेंस हो जाता है। बच्चों अब हम देखेंगे कि इसमें कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें डिफरेंट थिकनेस के डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया जाए तो अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाता है। सपोज कीजिए बच्चों कि इसमें इसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका थिकनेस कितना है, T1 है, इसका K2 है, इसका T2 है, इसका K3 है, इसका T3 है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है और इसका अलग अलग थिकनेस भी है। तो इस केस में इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों जो फॉर्मूला आया है इक्वेशन 4 से ही, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से आप कैसे लिख लेंगे इस कैपेसिटेंस को, जो ऊपर है वो तो रहेंगे ही, एप्सिलॉन नॉट ए, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये डी में भी इसका पूरा दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है, कोई बदलाव नहीं होगा। अब माइनस
टी के स्थान पे इस सब का थिकनेस जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका T1, इसका T2 और इसका कितना हो जाएगा, T3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इस टोटल का थिकनेस ऐड कर दिया जाएगा तो T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। और यहाँ प्लस में क्या क्या लिख देंगे, यहाँ T बाई के है तो अब इसके लिए ये कितना हो जाएगा, T1 बाई K1। वैसे ही अब सबको जोड़ देंगे T2 बाई K2, वैसे ही T3 बाई K3। अगर ऐसा दिया गया हो तो जनरली इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं। इसको डेराइव नहीं करना है, आप ऐसे ही, आप डेराइव भी करना चाहेंगे तो ऐसे ही होगा, लेकिन फिर से उतना लंबा कौन आपको पोटेंशियल निकालने जाए, फिर चार्ज से डिवाइड करना जाए और फिर उतना आप करेंगे तो आपका काफी टाइम लगेगा। कभी बोर्ड में ऐसा पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि वनडे एग्जाम्स में अगर पूछ दिया जाए कि इस तरह से अलग अलग डिफरेंट दे दिया जाए, जितने दे, 3 ही क्या 4 5 जितना भी दे उतनी बार यहाँ T1 T2 T3 मतलब सबको T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 जितना दे सबको ऐड कर दीजिए और यहाँ पे ऐसे लिखकर इसका कैपेसिटेंस आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए इसको पॉज करके कि अगर इस तरह से डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का अगर कोई डिफरेंट थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ डिफरेंट रखे जाए तो पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाता है। बच्चों अभी देखा आपने कि अगर कोई एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, इसको कंप्लीटली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इसको क्या कर दिया जाए, फिल कर दिया जाए। ये माइनस चार्जेज है, इस पे इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने देखा कि जो इसका जो ये कैपेसिटेंस आता है वो कितना आता है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के A बाई डी आता है। वो कैसे आया था बच्चों, उस फॉर्मूले में अभी जो आपका ये फॉर्मूला लिखा गया था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A, ये D माइनस T और प्लस T बाई के लिखा गया था। तो यहां पर आप देखते हैं कि जब ये कंप्लीटली फिल कर दिया जाता है तो D बराबर क्या हो जाता है, T, और इस केस में इस D से ये T क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, बस बचता क्या है, T बाई के। लेकिन आपका ये T बराबर D है तो इस T के स्थान पे ये D रख दिया गया T के स्थान पे और ये आपका फॉर्मूला आया था। आप केवल इसी फार्मूले को रखें और आप इस केस में सपोज कीजिए कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से ये कंप्लीट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या किया गया, फिल किया गया है, लेकिन एक ही टाइप का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, इसमें 3 अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। इतने पार्ट को K1 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका थिकनेस कितना है, T1 है। ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2 है, और थिकनेस कितना है, T2 है। इसका K3 है, इसका T3 है। तो इस केस में इसका कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग हो तो कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A तो ऊपर रहेगा ही, अब बस इसी का यूज कर लेना। इसके लिए क्या हो जाएगा, T1 बाई K1 प्लस में T2 बाई K2 प्लस में T3 बाई K3, जितना भी हो उतना आप लिख देंगे। इसमें 3 ही है तो आपने 3 ही को लिखा। तो इस केस में ये तो इसके लिए लिखा गया, इसके लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन इसके लिए K1 K2 K3 है, T1 T2 T3 इसका थिकनेस है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट A T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों आपने इस वीडियो में देखा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसके डिफरेंट केसेस के बारे में देखा, और हर एक केस में क्या होता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब बच्चों इसके अगले वाले वीडियो में, इस वीडियो में थोड़ा ये लंबा हो जाएगा क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल अगर बताने लगेंगे तो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन इट, जितने भी टाइप के अभी बताए गए कैपेसिटेंस निकालने के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जितने भी केसेस बताए गए हैं, उन केसेस पे अलग अलग आपको डिफरेंट एग्जाम्स में कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उस न्यूमेरिकल्स को बताए जाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।